तो आज के विषय में हम बात करने वाले हैं मनुष्य के आश्रय के बारे में, जो कि आप पहले ही जानते हैं। आश्रय मतलब होता है आवास, आवास मतलब होता है घर। जैसे कि बात करते हैं आश्रय दो प्रकार के होते हैं। तो आश्रय कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रय दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहली बात कर लेते हैं तो स्थायी आश्रय होता है, जिसे क्या कहा जाता है? परमानेंट शेल्टर कहा जाता है अंग्रेजी में। दूसरी बात करते हैं तो अस्थायी आश्रय होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? टेम्परेरी शेल्टर कहा जाता है। अब बात ये कर लेते हैं कि स्थायी आश्रय क्या होता है। देखिए, स्थायी आश्रय वह आश्रय होता है जिनमें कोई जीव या मनुष्य क्या करता है? स्थायी रूप से रहता है, उसे क्या बोला जाता है? स्थायी आश्रय, यानी कि परमानेंट शेल्टर कहा जाता है। जैसे कि बात करते हैं जंगली जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं, तो जंगली जीव जंतुओं का स्थायी आश्रय क्या होता है? जंगल होता है, जो कि आपने देखा ही हुआ है। तो इमेजिनेशन करिए, जो जंगल होता है वो जीव जंतुओं का क्या होता है? जंगली जीव जंतुओं का क्या होता है? स्थायी आश्रय होता है। दूसरी बात करते हैं हमारे आपके यानी कि मनुष्य का स्थायी आश्रय क्या होता है? घर होता है, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं। तो अस्थायी आश्रय की बात करते हैं हमारे की, तो वो घर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं अस्थायी आश्रय के बारे में, जिसे टेम्परेरी शेल्टर कहा जाता है। देखिए, अस्थायी आश्रय के बारे में अगर देखा जाए तो वह आश्रय होता है जिनमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहते हैं। जिसमें क्या होता है? कुछ समय के लिए जीव जंतु रहते हैं या मनुष्य रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अस्थायी आश्रय कहा जाता है। जैसे जीवों के लिए देखा जाए, जीव जंतुओं के लिए अगर देखा जाए तो अस्थायी आश्रय क्या होता है? चिड़ियाघर होता है। और वैसे ही अगर देखा जाए तो मनुष्यों के लिए अस्थायी आश्रय क्या होता है? तंबू होता है या टेंट होता है। आप देखते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर हमें कहीं पर अस्थायी रूप से निवास करना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? टेंट वगैरह लगाकर मतलब वहाँ पर रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? हम चले जाते हैं अपने परमानेंट घर में। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो अस्थायी आश्रय जो जीवों के लिए क्या होता है? चिड़ियाघर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमारे लिए अस्थायी आश्रय क्या होता है? जैसे टेंट होता है या तंबू होता है। अब आइए आप बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में कि कैसे मनुष्यों के घर का निर्माण किया जाता है। मतलब किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर घरों का निर्माण किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है घरों का। देखिए, जहाँ अगर जगह की भौगोलिक स्थिति या जगह पहाड़ी है या समतल या गांव है या शहर है, इस आधार पर भी देखकर क्या किया जाता है? घरों का निर्माण किया जाता है। देखिए, सोचिए एक बार, अगर घरों का निर्माण करना है तो कैसे आप घरों का निर्माण करेंगे? क्या यूं ही कर देंगे? ठीक है, आप ये देखेंगे कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है या ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है। जो जगह वो पहाड़ी है या समतल है या गाँव है या शहर है, उसी के आधार पर आप घरों का निर्माण करते हैं या करेंगे। दूसरी बात करते हैं जगह की जलवायु, मतलब किस तरह का जगह है। क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या कम बारिश होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है? तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर आप घरों का निर्माण करेंगे। फिर अगर देखा जाए तो उस जगह उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मिल जाएंगी अगर हम इस तरह के घर यहाँ पर बनाते हैं। तो वहाँ चीज़ें उचित मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर आप घरों का निर्माण करेंगे। और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, यानी कि व्यक्ति जो है अमीर है या गरीब है, उसके आधार पर भी क्या होता है? घरों का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के घर का निर्माण किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जैसे कि बात करते हैं जगह की भौगोलिक स्थिति, जगह पहाड़ी है या समतल है, गांव या शहर है, तो इसके आधार पर घरों का निर्माण किया जाता है। दूसरी बात करते हैं जगह की जलवायु, वहाँ की क्लाइमेट कैसे है। ठीक है, जैसे कि बारिश क्या ज़्यादा होती है या कम होती है, या गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम गर्मी पड़ती है, तो इसको भी ध्यान में रखकर आप घरों का निर्माण करेंगे। या उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, जिन चीज़ों से घर बनाया जा रहा है या बनाया जाता है, कि क्या वहाँ की उचित मात्रा में वो चीज़ें वहाँ पर मिल पाएंगी या नहीं, तो इनको कारकों को भी ध्यान में रखकर आप घरों का निर्माण करते हैं। या व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी निर्भर करती है कि हाँ व्यक्ति गरीब है या अमीर है, क्योंकि उसके आधार पर भी घरों का निर्माण होता है दोस्तों। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह पर घरों का निर्माण अलग अलग तरीके से किया गया है या किया जाता है। जैसा कि बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी के घर के बारे में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मिट्टी के घर के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर ये जो गांव देखने को मिलते हैं वो गांव में पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी के घर जो प्रायः देखने को मिलते हैं वो गांव में पाए जाते हैं।
दूसरी बात करते हैं, मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी क्या होता है, मिट्टी के घरों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान में आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जिसकी वजह से वहाँ पर अधिकतर घर आप देखेंगे कि मिट्टी के पाए जाएंगे। इन घरों की जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। देखिए, इन घरों की मुख्य विशेषता ये है कि इन घरों की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। क्योंकि आप सोचिए, जिस घर में अगर आप रहते हैं उस घर में अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कितने लंबे समय तक आप सर्वाइव कर पाएंगे। ज़्यादा समय तक अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा और ज़्यादा लंबे समय तक आप घर में नहीं रह पाएंगे तो आपके लिए समस्या बनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन घरों की मोटी दीवारें इसलिए होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी के घर कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि राजस्थान के बारे में हमने आपको बताया। दूसरी बात करते हैं, इसमें ये भी बताया गया है कि इन घरों की जो छतें होती हैं झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती हैं। तो इन घरों की जो छतें होती हैं वो झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती है। जैसे हमारे आपके घरों की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी पक्के ईंटों के मकान बने होते हैं और छत जो होते हैं वो सीमेंट वगैरह के बने होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होते हैं। जहाँ मिट्टी के घर होते हैं या जो मिट्टी के घर होते हैं उनकी घर की छतें जो होती हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, घर की छतें जो होती हैं झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन घरों की जो छतें हैं झाड़ियाँ या छप्पर की बनी हुई हैं, इस बात को आप देख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, कुछ घरों के बारे में बताया जाता है। कुछ घरों के जो छत होते हैं, छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि कीड़े वगैरह ना लगें। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ घरों की जो छत होती हैं, छत में क्या होता है, नीम या कीकर के लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या हो, कीड़े ना लगें। और कीड़े नहीं लगेंगे तो घर के जो छत होंगे वो मजबूती के साथ बने रहेंगे और लंबे समय तक चल पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि मिट्टी ना टूटे। देखिए, इन घरों को क्या किया जाता है, या इन घरों की जो दीवारें होती हैं उनको समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी ना टूटे, यानी कि मिट्टी ना निकले, और जिससे क्या हो कि मजबूती के साथ दीवारें बनी रहें। मतलब जो दीवार होती हैं वो मजबूती के साथ बनी रहें और जिससे घर जो है लंबे समय तक चल सके। इन घरों के जो फर्श होते हैं उसको गोबर से लीपा जाता है। तो इन घरों की जो फर्श होती हैं दोस्तों, इन घरों की जो फर्श होती हैं उसको क्या किया जाता है, इन घरों की जो फर्श होती हैं उसको किससे लीपा जाता है, गोबर से लीपा जाता है, ताकि क्या हो, घर के अंदर किसी भी प्रकार से कोई कीड़ा वगैरह ना आ सके। तो इसलिए इन घरों की जो फर्श को क्या किया जाता है, लीपा जाता है, समय समय पर गोबर से लीपा जाता है, ताकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह ना आ सके। नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब घर को और अच्छा या दीवारों को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, भूसा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी भूसा को मिलाया जाता है। भूसा को मिलाने से क्या होता है, मिट्टी मजबूत हो जाती है और जिससे दीवारें जो होती हैं काफ़ी मतलब एक तरीके मजबूती के साथ बनी होती हैं, मतलब कि दीवार जल्दी से नहीं टूटती हैं और नहीं गिरती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी के घरों की विशेषता हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करवाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें याद हो सकें। जैसा कि हमने आपको बताया मिट्टी के घर के बारे में कि मिट्टी के घर जो होते हैं प्रायः गाँव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं। इन घरों की जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके, याद करते चलिए। इन घरों की जो छतें होती हैं झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों की जो छत होती हैं उनमें क्या किया जाता है, नीम या कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कीड़े वगैरह ना लग सके। इन घरों को क्या किया जाता है, समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी ना टूटे, जिससे दीवारें मजबूती के साथ बनी रहे। इन घरों के फर्श को अगर देखा जाए तो गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े वगैरह ना लग सके, यानी कि कीड़े वगैरह घर में ना आ सकें। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, भूसा मिलाया जाता है। ये बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो भूसा का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात ये कर लेते हैं, बांस या लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, कहा जाता है कि इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है।
तो बांस या लकड़ी के घर वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं या वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर क्या होता है, बांस या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और ये जो ज़मीन से होते हैं, ये जो घर होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ज़मीन से कितने फीट के ऊपर ऊंचे बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ये बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि क्या हो सके, बाढ़ आने पर क्या हो, घर को कोई नुकसान ना हो सके, क्योंकि वहीं पर एक घर बनाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो भारत के किन क्षेत्र में बनाया जाता है, तो भारत के अगर देखा जाए तो असम या असम राज्य में क्या होता है, इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, हमने बांस या लकड़ी के घर के बारे में बताया कि बांस या लकड़ी के घर वहाँ बनाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है और ये ज़मीन से क्या होती हैं 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बांस के घर बने हुए हैं। दूसरी बात करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि घरों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो सके। और मजबूत बांस के ही देखिए, ध्यान रखिएगा, बांस के ज़्यादातर बांस का इस्तेमाल किया जाता है, मजबूत खंभों पर इसका इस्तेमाल किया, मतलब बांस क्या करते हैं, मजबूत खंभे के रूप में काम करते हैं। और ये जो घर इस तरह के देखने को मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे, असम क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं पत्थर या लकड़ी के घर हमने आपको बता ही दिया। अब आइए हमने आपको बताया कि बांस या लकड़ी के घर की विशेषता के बारे में। अब आइए मैं आपको बताता हूँ पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में। तो पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के घर जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पहाड़ी है, यानी जो पहाड़ है, पहाड़ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इन इलाकों में भी बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, पत्थर लकड़ी के घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इनके घरों की जो छतें होती हैं दोस्तों ढलवादार होती हैं, यानी ढलानदार होती हैं, ताकि बारिश का पानी नीचे गिर सके और बर्फ़ भी जब गिरे तो वो भी नीचे गिर सके। कहीं कहीं पर क्या होता है, जो छत होती हैं वो समतल भी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, कहीं कहीं पर छत जो होती हैं समतल भी होती हैं और ज़्यादातर अगर देखने को मिलेंगी जो एक तरीके से ढलवादार छतें होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में बताया कि इस प्रकार के जो घर होते हैं पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इन घरों की जो छतें होती हैं दोस्तों ढलवादार होती हैं, ढलानदार होती हैं, ताकि बारिश होने पर पानी बाहर नीचे गिर जाए और एक तरीके बर्फ़ गिरने पर भी जो बर्फ़ है वो नीचे गिर सके। कहीं कहीं पर जो छतें होती हैं दोस्तों वो समतल भी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्थर के घरों पर क्या होता है, चूने की पुताई की जाती है। तो पत्थरों के जो घर होते हैं इनके घरों पर क्या किया जाता है, चूने की पुताई की जाती है ताकि घर के अंदर कीड़े वगैरह ना आ सके। तो ध्यान रखिएगा, जो घर होते हैं इनकी पुताई कैसे की जाती है, चूने से पुताई की जाती है ताकि घरों में कीड़े वगैरह का प्रवेश ना हो सके, यानी कि कीड़े वगैरह ना आ सके। ये जो घर होते हैं एक मंजिल भी होते हैं या 2 मंजिले भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो घर होते हैं 1 मंजिले भी हो सकते हैं और 2 मंजिले भी हो सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं लद्दाख में, अगर देखा जाए तो लद्दाख में क्या होता है, 2 मंजिले घर होते हैं जिनमें क्या होता है, जो निचली मंजिल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है सामान रखने के लिए या जानवरों को बांधने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किस जगह के लोग क्या करते हैं, 2 मंजिले घर में एक निचले मंजिल का इस्तेमाल क्या करते हैं, एक तरीके से सामान को रखने के लिए, या क्या होता है एक तरीके जानवरों को बांधने के लिए करते हैं, तो वो है लद्दाख के लोग। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख के लोग क्या करते हैं, इनके 2 मंजिले घर होते हैं जिनमें निचली मंजिल का उपयोग ये क्या करते हैं, सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जानवरों को बांधने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर जो समतल छतों की बात करते हैं, समतल छतों के कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, तो आप देखेंगे लद्दाख के लोग क्या करते हैं, अपने घरों की जो छतें होती हैं वो समतल बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, ताकि फसल या सब्जी आदि सुखाने के लिए इसका उपयोग कर सकें, ताकि ये लोग क्या कर सकें, फसल या सब्जी आदि को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने छतों का इस्तेमाल क्या करते हैं, समतल करते हैं, यानी कि छतों को समतल बनाते हैं ताकि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकें, तो फसल या सब्जी आदि को सुखाने के लिए कर सकें।
तो पहाड़ी देखो हमने आपको बताया कि पत्थर या लकड़ी के जो घर होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादातर अगर देखने को मिलेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो घर होंगे लद्दाख या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में बताया कि कहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के घर जो होते हैं पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इनकी जो घर की छतें होती हैं वो ढलवादार होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि बारिश का पानी नीचे गिर सके और साथ ही साथ बर्फ़ वगैरह गिरे तो भी वो नीचे गिर सके। कहीं कहीं पर जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं, जैसे लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं ज़्यादातर। और एक तरीके से इन घरों के पर क्या होता है, चूने की पुताई की जाती है ताकि कीड़े वगैरह ना लग सकें, कीड़े वगैरह घर में ना आ सकें। यहाँ के जो घर होते हैं 1 मंजिले भी हो सकते हैं, 2 मंजिले भी हो सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं लद्दाख के लोग क्या करते हैं, 2 मंजिले घर बनाते हैं और उनकी छतें जो होती हैं ज़्यादातर समतल होती हैं ताकि वे नीचे का मतलब जो निचली मंजिल है उसका इस्तेमाल वे क्या कर सकें कि एक तरीके से सामान को रखने में इस्तेमाल कर सकें और दूसरी बात जानवर को बांधने में उसका इस्तेमाल कर सकें। और छतें जो समतल होती हैं उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ताकि फसल या सब्जी आदि को सुखा सकें, ठीक है। तो एक तरीके से हमने आपको बताया कि पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाएंगे, इस प्रकार के घर लद्दाख या जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अब बात एक कर लेते हैं बर्फ़ का घर या इग्लू के घर के बारे में। देखिए बर्फ़ या इग्लू के घर के बारे में बात करते हैं तो इसकी विशेषता अगर देखा जाए तो यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो घर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। या बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो बर्फ़ या इग्लू के जो घर होते हैं वो बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं और यह जो है एस्कीमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी शेल्टर होता है किनका, एक तरीके से एस्कीमो शिकारियों या एस्कीमो जनजातियों का होता है। यह गुंबद के आकार का होता है। तो किस आकार का होता है, तो यह जो घर होता है या ये घर जो होते हैं गुंबद के आकार के होते हैं या गुंबद का आकार का होता है। इसका जो प्रवेश द्वार होता है बहुत छोटा होता है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो प्रवेश द्वार होता है काफ़ी छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा जो है अंदर ना जा सकें। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो घरों का या जो इग्लू के घर का प्रवेश द्वार होता है वो बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। बर्फ़ की जो दीवारों के बीच मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं। तो अंदर की जो गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोकती हैं एक घर की जो दीवारें होती हैं। इस बात को गौर करिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको बताया बर्फ़ का घर या इग्लू के बारे में। तो यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। बर्फ़ के टुकड़ों या ब्लॉकस को जोड़कर बनाए जाते हैं। एस्कीमो जनजातियों का अस्थायी निवास होता है या गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सकें और बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि बर्फ़ की जो दीवारों के बीच मौजूद अंदर हवा होती है दोस्तों, वो अंदर की गर्मी को बाहर ना आने सके, ये जो दीवारें होती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात एक कर लेते हैं हाउस बोट के बारे में, ठीक है। इसकी विशेषता तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आज आप पढ़ लेंगे, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि बात करते हैं, इसे बोला जाता है अंग्रेजी में वुडन हाउस बोला जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, देखिए हाउस बोट की बात करते हैं तो यह लकड़ी का घर होता है। या क्या होता है, लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि हाउस बोट जो होता है लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में क्या होता है, लकड़ी पर नक्काशी पाई जाती है, खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। मतलब कि घर में क्या होता है, लकड़ी पर काफ़ी अच्छी नक्काशी होती है, मतलब देखने में काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है या काफ़ी सुंदर होते हैं। ये जो घर होते हैं 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हाउस बोट जो है 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने फुट तक लंबे हो सकते हैं। तो हाउस बोट जो है 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती हैं जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। तो हाउस बोट कहाँ पर पाए जाते हैं, एक तो कश्मीर, ध्यान रखिएगा। और कश्मीर के जो हाउस बोट हैं उनकी छतों पर क्या किया जाता है, लकड़ी की नक्काशी की गई होती है। ये देख सकते हैं आप, लकड़ी की नक्काशी की गई है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इसको तराश कर बनाया गया है और जिसे क्या कहा गया है, ख़त्म बंद कहा गया है। अच्छा, हाउस बोट जो है कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। तो हाउस बोट पाए कहाँ जाते हैं, तो कश्मीर और केरल दोनों जगह पर पाए जाते हैं।
तो ये किस लिए होते हैं, ये टूरिस्टों के लिए होते हैं, यानी पर्यटकों के लिए होते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा हाउस बोट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया हाउस बोट की कहानी के बारे में, यानी कि विशेषता के बारे में। हाउस बोट जो है लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है और जिसे क्या कहा जाता है, ख़त्म बंद कहा जाता है। और हाउस बोट जो है कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। तो एक किस लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो टूरिस्टों के लिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सके और जिससे एक तरीके से सरकार को या वहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा हो सके। अब बात एक कर लेते हैं डोंगा के बारे में बात करते हैं। तो डोंगा जो है कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। किस प्रकार के हाउस बोट है, तो नक्काशी रहित हाउस बोट है जिसमें किसी भी प्रकार से क्या होता है, जैसा कि आप देखें कि इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि नक्काशी है। किसमें, हाउस बोट में नक्काशी पाई जाती है खूबसूरत, लेकिन क्या होता है डोंगा में किसी भी प्रकार की नक्काशी नहीं पाई जाती है। तो डोंगा भी एक तरीके से हाउस बोट ही है जो कश्मीर में पाई जाती है लेकिन नक्काशी रहित है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मतलब एक तरह डिज़ाइन नहीं किया गया होता है। इसमें वहाँ के लोग, वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। तो डोंगे में क्या होता है या डोंगा में क्या होता है कि वहाँ के कश्मीर के लोग, मतलब कश्मीर के जो स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं, तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। डोंगा में क्या होता है कि अलग अलग कमरे होते हैं। अब बात एक कर लेते हैं टेंट के बारे में, जो कि आप जानते ही हैं जो अस्थायी निवास होता है। तो टेंट में क्या होता है, टेंट जो होता है या लोगों का अस्थायी निवास होता है। अब बात ये कर लेते हैं टेंट की विशेषता के बारे में कि यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनता है। तो टेंट के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों से बनता है। और शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं। शहरों में अगर आप देखें तो गरीब लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं या उसी के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं या निर्वाह करते हैं। कहीं कहीं पर टेंट जो होते हैं कपड़े के बने होते हैं, तो कहीं कहीं पर टेंट जो होते हैं कपड़े के बने होते हैं। पर्वतारोहियों के टेंट जो होते हैं, जो पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, माउंटेनर के बारे में बात करते हैं, तो इनके जो टेंट होते हैं 2 तह वाली होती हैं, वो भी प्लास्टिक के शीट से बने होते हैं ताकि ठंड वगैरह ना लग सके, इस बात को ध्यान रखिएगा। लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है दोस्तों, चांगपा जनजाति के लोग क्या करते हैं, याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग क्या करते हैं, याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं और जिसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगली क्लास में हम बात करते हैं परिवार के बारे में, परिवार वाले टॉपिक के बारे में हम अगली क्लास में आइए बात करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके आप ज़रूर जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।